नमस्कार साथियों, खोजाराम आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं खेमेंद्र और आज है 23 जून और आ चुका हूं आपके सामने एक बार फिर से इस वीडियो को लेकर। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स। तो आज 23 जून तक के जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हम पहुँच सके और ये इन्फॉर्मेशन हम उन तक पहुँचा सके। तो बात करते हैं आज की पहली खबर के साथ, जो कि है हेमिस फेस्टिवल बनाया जा रहा है दोस्तों। अब ये हेमिस फेस्टिवल कहाँ पर है और किस जगह पे बनाया जाता है? तो जो हेमिस फेस्टिवल होता है ये तिब्बतियन और बुद्धिज्म के लिए, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बनाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख इंडिया का एक, आपको पता है, कि स्टेट है और यहाँ पर ये बनाया जाता है। एंड ये हेमिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज हेमिस सेचू। इसको हेमिस सेचू के नाम से भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। बेसिकली इसमें मुखौटा पहनकर बहुत सारे लोग चम डांस करते हैं। ये चम डांस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चम डांस की प्रक्रिया की जाती है काफ़ी सारे लोगों के द्वारा। बेसिकली वो ड्रैगन बन के दिखाते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पे गुरु पद्म संभव के 8 अवतारों को वो दिखाते हैं। गुरु पद्म संभव जो कि बुद्धिस्ट गुरु है, उनके 8 अवतारों को वो दिखाते हैं। नेक्स्ट बात कर, देखो ये आ गया विटनेस ऑफ चम डांस। चम डांस ये लोग करते हैं। अगर और साथ ही साथ में हैंडीक्राफ्ट के एग्जीबिशन भी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और कहाँ पे बनाया जाता है? लद्दाख में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? लद्दाख में बनाया जाता है। तो लद्दाख में ही एक और चीज़ है हेमिस नाम से, वो है हेमिस नेशनल पार्क। आप लोगों को पता होगा हेमिस नेशनल पार्क जो हमारा है दोस्तों, कहाँ पर है? लेह डिस्ट्रिक्ट में है। लेह से करीब 50 किलोमीटर दूरी के ऊपर हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर अवेलेबल है, जो कि वहाँ पर एक नेशनल पार्क है। और इसकी लोकेशन कुछ कुछ ये वाली है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये पोर्शन है, ये लेह है और यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पे ये आता है आपका हेमिस नेशनल पार्क। ये वाला आता है आपका हेमिस नेशनल पार्क। ओके बेटा, क्लियर है? तो मैप के जरिए हमने इसको समझ लिया कि क्या यहाँ पे चीज़ होने वाली है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगली खबर की, जो कि क्या है बेटा? इंडिया रैंक थर्ड इन द ग्लोबल डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। मतलब डोमेस्टिक एयरलाइन के कंज्यूमर्स के मार्केट के अगर हम ग्राफ देखें तो इंडिया उसमें तीसरे नंबर पर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया हैज़ रैपिडली उसने इंक्रीज किया है एंड बिकेम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट बन चुका है अब इंडिया। ड्रिवन बाय द हाईएस्ट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट अगर देखी जाए तो वो इंडिया की थी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड के, अगर मैं वर्ल्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस मार्केट की बात करूं तो सबसे पहले आता है यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि नंबर 1 पे है। उसके बाद आता है आपका चाइना। अच्छा, यूएस के बारे में बता दूं कि अप्रोक्सीमेटली कितना 84 मिलियन का मार्केट है इनका। और यहाँ का जो सबसे बिजिएस्ट, अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो हार्ट्सफील्ड एयरपोर्ट यहाँ का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। नंबर 2 की बात करते हैं चाइना। चाइना का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो 65 मिलियन का है और यहाँ का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का सबसे बिजिएस्ट आपका एयरपोर्ट होने वाला है। नंबर 3 पे आ चुका है इंडिया। इंडिया का जो भैया टोटल अगर हम मिलियन के टर्म पे देखें तो 15 मिलियन का मार्केट है यहाँ पे। सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट यहाँ पर कौन सा है? सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में स्थित है। उसके बाद चौथे नंबर पे है जापान। जापान का जो मार्केट है ये 12 मिलियन का है और सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जापान की राजधानी भी है। नंबर 5 पे आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो मार्केट है ये 10 मिलियन का है और साओ पालो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट होने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए हो चुकी है। इंडिया नंबर 3 पे आ चुका है डोमेस्टिक एयरलाइंस के यूज़ में, डोमेस्टिक एयरलाइंस के मार्केट में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अगली खबर के ऊपर। खबर नंबर 3 क्या बोलता है? वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 21 जून को। तो 21 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। ये डेज वाले क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो थोड़ा बहुत बस याद रख लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
कुछ कुछ चीजें पूछ लेता है। अच्छा, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कौन बनाता है? सबसे पहली बात, कब बनता है? 21 जून को बनता है। कौन बनाता है? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाता है। क्लियर बात है। अगर बात करें थीम फॉर द वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2024, तो थीम क्या है? हाइड्रोग्राफी इंफॉर्मेशन एनहेंसिंग सेफ्टी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन मरीन एक्टिविटी। तो काफी लंबी चौड़ी यहाँ पे थीम इन्होंने बता दी है। अगर तुम्हारी किस्मत खराब रही तो ये सवाल एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी डे ऑर्गेनाइज किया जाता है भैया। अच्छा, कब इसको फाउंड किया गया? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो ये डे बनाता है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, इसको फाउंड किया गया 21 जून 1921 को। इसी के उपलक्ष्य में 21 जून को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे बनाया जाता है। क्लियर है कि नहीं? इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है भाई? ये जो हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन है इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? उनका नाम है मिस्टर मैटियास जोनस। मैटियास जोनस उनका नाम है। ये जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मोनाको नाम की सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। मोनाको नाम की सिटी के अंदर इसका हेडक्वार्टर होने वाला है। तो हाइड्रोग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं कंप्लीटली पिन पॉइंटेडली। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल की। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट अपॉइंट्स अतुल कुमार चौधरी एज सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब क्या है ये? TRAI बोले तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब उसके सेक्रेटरी कौन बन चुके हैं? अतुल कुमार चौधरी जी। अतुल कुमार चौधरी जी उसके सेक्रेटरी बन चुके हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है वी रघुनंदन को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। इट इज एस्टेब्लिश्ड। अच्छा, ये जो TRAI है ये कब एस्टेब्लिश करी गई? ये एस्टेब्लिश करी गई 20 मार्च 1997। 20 मार्च 1997 को TRAI जो है ये एस्टेब्लिश करी गई थी। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, उसके अंडर आपकी आती है TRAI। क्लियर बात है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे, किसको रिप्लेस किया है, कब बनाया जाता है और कब स्टैब्लिश हुआ था और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। नाम याद रख लेना, अतुल कुमार चौधरी जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है भैया? मनोज जैन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक PSU कंपनी है जो कि इंडिया में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इनोवेशंस को प्रोग्राम उसके चलाती है, बहुत सारे काम यहाँ पे करती है। उसके नए चेयरमैन बने हैं कौन? मिस्टर मनोज जैन उसके चेयरमैन बने हैं। तो BEL जो है कब स्टैब्लिश करी गई थी? 1 अप्रैल 1954, 1 अप्रैल 1954 को जो BEL है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टैब्लिश करी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका है दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटका में। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे इसका यूज करते हैं, मतलब कहाँ पे किस किस सेक्टर में ये काम करती है? अब देखो, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में ये काम करती है, कम्युनिकेशन सिस्टम में ये काम करती है, रेडार सिस्टम में ये काम करती है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ये काम करती है और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स में ये काम करती है। अच्छा, मैं इसका एक बहुत ही रिसेंट काम बताता हूँ। तो जितनी भी EVMs बनती है वो सारी की सारी BEL से ही जुड़कर आती है और BEL में ही उसका कंस्ट्रक्शन होता है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जरिए ही जितनी भी EVM होती है, इलेक्ट्रोल वोटिंग मशीन, उनका कंस्ट्रक्शन यही कंपनी करवाती है। क्लियर बात है। अगले चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे बनाया गया दोस्तों। कब बनाया गया? आज ही के दिन बनाया गया। और आज क्या है? 23 जून। जी हाँ दोस्तों, 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो आज का दिन भी पता चल गया तुमको क्यों खास है। ठीक है। UN पब्लिक सर्विस कमीशन एम टू सेलिब्रेट द वैल्यू ऑफ पब्लिक सर्विस। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि इनका एम है क्यों सेलिब्रेट द वैल्यू ऑफ पब्लिक सर्विस टू द कम्युनिटीज। नेक्स्ट बात करते हैं, शोकेस हाउ पब्लिक सर्विस कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द डेवलपमेंट। किस तरीके से जो पब्लिक सर्विस होती है ये डेवलपमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करती है।
हॉनर ऑफ वर्क एंड पब्लिक सर्वेंट, ठीक बात है भैया, समझ में आ गया। इंस्पायर यंग पीपल टू कंसीडर करियर इन द पब्लिक सेक्टर, तो इसीलिए बेसिकली जो यंग लोग हैं उनको पब्लिक सेक्टर की तरफ प्रोत्साहन मिले, इसीलिए पब्लिक सर्विस डे बनाया जाता है। अब ऐसा नहीं तुम्हारी तरफ पता ही नहीं आज ऐसा दिन है, बताओ। देखो इसमें कुछ कुछ बातें हैं। पहले तो ये कौन बनाता है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको बनाती है, और 23 जून को उन्होंने पब्लिक सर्विस डे माना। और ये कब से माना, उन्होंने माना दिसंबर 2002 से इन्होंने ये चीज मानी कि भाई 23 जून को पब्लिक सर्विस डे बनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा जो न्यूज है वो है इंटरनेशनल विडोज डे। इंटरनेशनल विडोज डे भी आज ही है, जो कि 23 जून ईच ईयर बनाया जाता है। तो आज 2 दिन है, इंटरनेशनल विडोज डे और यूएन पब्लिक सर्विस डे, ठीक है। आगे बात करते हैं जो यूएन के बारे में, बिकॉज ये भी कौन बनाता है, यूनाइटेड नेशन ही इसके बारे में बताता है। तो मैं यूएन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख के लेके आया हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। अब यूएन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए के अंदर है, ये बात आप जानते ही हैं। अभी यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल कौन है, जो कि 9th सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतरेस, एंटोनियो गुतरेस इनका नाम है, जो कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, जो कि 2017 से उस ऑफिस में बैठे हुए हैं। 2017 के बाद से एंटोनियो गुतरेस ही यूएन के सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट बात करते हैं यूएन कब फाउंड किया गया, कब यूएन बना। 1945 में जाकर यूएन बना था, जब वर्ल्ड वॉर 2 आपकी खत्म हो गई थी, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन यूएन, भाई जो यूएन है उसमें कितने नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है, तो टोटल 6 लैंग्वेजेस है जिसमें यूएन काम करता है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। ये 6 लैंग्वेजेस है जिसमें यूएन काम करता है। उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो 6 है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। नंबर ऑफ मेंबर यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कितने मेंबर होते हैं, टोटल 15 मेंबर होते हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। जो परमानेंट मेंबर है वो कौन कौन से, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। ये 5 जो ऐसे मेंबर है जो कि स्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 साल में चेंज हो जाते हैं, मतलब हर साल 5 नए अस्थायी सदस्यों की लिस्ट यहाँ पर निकलती है, जिनका टर्म 2 साल का रहता है। तो हर साल 5 का निकलेगा, मतलब एक टाइम के ऊपर 10 अस्थायी सदस्य यहाँ पर रह सकते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक बात है। नेक्स्ट बात करते हैं इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। और कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, राजगिर नाम की जगह है बिहार में, और वहाँ पर एक एरिया बनाया गया 455 एकर्स का। वहाँ बोला गया कि यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ये यूनिवर्सिटी कब यहाँ पर थी, देखो गुप्ता एम्परर थे मिस्टर कुमार गुप्त थे गुप्ता एम्परर, जो कि गुप्ता डायनेस्टी ने यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी 427 बीसी में, सॉरी 427 सी मतलब कॉमन एरा मतलब एडी। 427 आपके एडी के अंदर ये नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनी थी इन द मॉडर्न बिहार। 5th सेंचुरी में ये बनाई गई थी और ये करीब करीब 600 साल तक ये यूनिवर्सिटी रही, और इसको करीब करीब यहाँ पे हट गई थी, यहाँ से ये इसको जला दिया गया था करीब करीब 12th सेंचुरी के आसपास, ठीक है ना। तो ये यूनेस्को हेरिटेज साइट रिलेटेड टू बुद्धिज्म मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें। आर्कियोलॉजिकल साइट नालंदा महावीरा नालंदा बिहार, ये एक यूनेस्को साइट है। बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट सांच एमपी। नेक्स्ट महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया बिहार। तो ये वह चीज़ें हैं जो उसके आसपास है और यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में आते हैं। अजंता केव्स आती है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को की। तो अब यूनेस्को क्या होता है, क्योंकि आपने सुना होगा यूनेस्को की लिस्ट है, यूनेस्को की लिस्ट है। ये यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
यूनाइटेड नेशंस, UN, एजुकेशन से बना E, साइंटिफिक से बना C, कल्चरल से बना C और ऑर्गेनाइजेशन से बना O। तो ऐसे बना हमारा यूनेस्को। यूनेस्को वही कहाँ पर है भाई, जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड ये जो पूरा यूनेस्को है हमारा, इसको बनाया गया 16 नवंबर 1945 में। कहाँ पर बनाया गया? लंदन में बनाया गया है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। लंदन में बनाया गया जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। जो यूनेस्को है इसमें 195 मेंबर्स है और 8 इसके एसोसिएट मेंबर है। 195 तो टोटल मेंबर है और 8 इसके क्या है बेटा? एसोसिएट मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है? जिंगकू। जिंगकू इसके डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है। क्लियर बात है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली खबर की। भार्तृहारी महताब, भार्तृहारी महताब को बनाया गया है प्रो टर्म स्पीकर। वाह 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 वाह। क्यों बनाया गया है? क्योंकि अभी फुल टर्म स्पीकर नहीं बनाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी हमारे देश में इलेक्शंस हुए थे और उसके बाद स्पीकर की आवश्यकता होती है किसी भी बिल को आगे बढ़ाने के लिए और लोकसभा की गतिविधि को बढ़ाने के लिए। तो प्रो टर्म स्पीकर यहाँ पे बनाए गए हैं भार्तृहारी महताब। भार्तृहारी महताब को यहाँ पे बनाया गया है, अपॉइंटेड एज अ एडमिरल ओथ बाय प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एज अ प्रो टर्म स्पीकर। और ये 18वीं लोकसभा के प्रो टर्म स्पीकर बने हैं। 18वीं लोकसभा के प्रो टर्म स्पीकर बने हैं। स्पीकर प्रो टर्म इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 95/1। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट करे जाते हैं। और ये कौन से आर्टिकल के द्वारा इनको अपॉइंट कर सकते हैं प्रो टर्म स्पीकर को? 91/1 के तहत इनको अपॉइंट कर सकते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू परफॉर्म ड्यूटी ऑफ स्पीकर टिल द इलेक्शन ऑफ स्पीकर। मतलब ये कब तक स्पीकर का काम करेंगे? जब तक आपका स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो जाता। क्लियर बात है। प्रो टर्म इज अ लैटिन फेज विच मीन्स फॉर द टाइम बीइंग, मतलब कुछ समय के लिए बस ही इनको स्पीकर बनाया जा रहा है। क्लियर बात है। नेक्स्ट, आई थिंक दिस इज द लास्ट न्यूज फॉर द डे। तजाकिस्तान गवर्नमेंट बैन हिजाब, जी हाँ दोस्तों, एंड अदर एलियन गारमेंट। तजाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल निकाला है जिसकी वजह से उनके देश में जो हिजाब होता है उसको बैन कर दिया जाएगा। तो देखो जरा क्या बोल रहे हैं। इन 19 जून अपर हाउस ऑफ तजाकिस्तान पार्लियामेंट, जिसको बोला जाता है मजलिसी मिली, अपर हाउस ऑफ द तजाकिस्तान पार्लियामेंट के अपर हाउस को क्या बोला जाता है? मजलिसी मिली पास्ड ए लॉ प्रोहिबिट एलियन गारमेंट विच प्राइमरीली टारगेट हिजाब, मतलब हिजाब को प्रोहिबिट कर दिया गया है, एंड अदर ट्रेडिशनल इस्लामिक क्लोथिंग। तो आप लोग नहीं पहन सकते एज पर द लॉ इन तजाकिस्तान। ठीक बात है। तजाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। दुशहनबे इसका कैपिटल है। दुशहनबे इसका कैपिटल है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? ताजिक यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इट इज अ डायलेक्ट ऑफ पर्शियन के जैसी कुछ ये होती है। अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन की बात करें तो 9.5 मिलियन इसकी अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है तजाकिस्तान की एज पर द 2021 सेंसस। रिलीजियस मोस्टली यहाँ पे मुस्लिम्स पाए जाते हैं जो कि सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे रिपब्लिक गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है भैया? इमोमाली रोहमोन यहाँ के प्रेसिडेंट है, जो कि 1994 से यहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। वाह भैया, जोरदार है ये तो। 1994 से यहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? कोकहीर रासुल जोडा इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है। तो चलो जाते जाते एक सवाल और दे जाता हूं तुमको। ये है होमवर्क। क्या है बेटा? होमवर्क। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए ये सवाल। और इस सवाल का जवाब आप कहाँ पे दोगे मुझे? सर्च करके, खुद पढ़ के। कहाँ पर दोगे मुझे? कमेंट में दोगे। कहाँ पे दोगे? कमेंट में दोगे इस सवाल का जवाब। ध्यान से देख लो इस सवाल को, सर्च करना क्या चीज है और फिर कमेंट में इसका जवाब लिखना, A, B, C या फिर D। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले आने वाले कुछ वीडियोस में। अच्छा, जाने से पहले आप लोगों को एक खास बात मैं बता दूं
कि डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जो किसका लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और उस ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, पीपीटीज मिल जाती है, लर्निंग मटेरियल मिल जाता है उस ग्रुप के अंदर, जो कि कोजाराम IAS अकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।